सोचो, दुनिया का सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग हब, वर्ल्ड के सबसे एडवांस माइक्रोचिप्स और एक छोटा सा आइलैंड, उस पर सिर्फ 23 मिलियन लोग। लेकिन अगर कल सुबह चाइना ताइवान पर मिलिट्री एक्शन ले ले तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रूट टूट सकती है और सबसे डेंजरस बात, दो न्यूक्लियर पावर्स इनडायरेक्टली फेस ऑफ मोड में आ सकते हैं, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल सिंपल है, ताइवान आखिर है क्या? एक इंडिपेंडेंट कंट्री या चाइना का ब्रेक अवे प्रोविंस? और चाइना इस आइलैंड के लिए इतना सीरियस क्यों है? आज हम हेडलाइंस नहीं, पूरा पावर गेम समझेंगे, हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया को इस डिस्प्यूट से क्या सीखना चाहिए। ये सिर्फ एक रीजनल टेंशन नहीं, ये 21वीं सेंचुरी के ग्लोबल पावर शिफ्ट का सेंटर पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1940s के चाइना से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना के अंदर सिविल वॉर चल रही थी। एक साइड पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका लीडरशिप माओ जेडोंग के पास था। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जिसे कुओमिंटांग कहते थे, जिसका लीडरशिप चियांग काई शेक कर रहे थे। 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए, मेनलैंड चाइना पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। लेकिन चियांग काई शेक और उनकी गवर्नमेंट हार मानकर खत्म नहीं हुई, वो ताइवान आइलैंड पर चले गए। वहां उन्होंने अपनी अलग गवर्नमेंट कंटिन्यू रखी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। तब से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मेनलैंड चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान कहता है हम अलग सिस्टम के साथ चल रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट किया क्योंकि यूएस की स्ट्रेटेजी थी कम्युनिज्म को कंटेन करना। 1971 में एक बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने चाइना की सीट ताइपी से लेकर बीजिंग को दे दी। उसके बाद ज्यादातर कंट्रीज ने बीजिंग को ऑफिशियल चाइना माना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। ताइवान अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, अपनी आर्मी मेंटेन करता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, अपनी करेंसी और पासपोर्ट यूज करता है। यानी ऑफिशियली दुनिया ताइवान को कंट्री नहीं मानती, लेकिन प्रैक्टिकली ताइवान एक सेल्फ गवर्न्ड स्टेट की तरह फंक्शन करता है। यही कंफ्यूजन इस डिस्प्यूट का कोर है। चाइना का ऑफिशियल स्टैंड क्लियर है, वन चाइना पॉलिसी। बीजिंग के हिसाब से ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं, सिर्फ टेम्पोररीली सेपरेटेड प्रोविंस है। फाइनल गोल है रीयूनिफिकेशन। चाइना बोलता है पीसफुल रीयूनिफिकेशन बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फोर्स भी यूज किया जा सकता है। ताइवान के अंदर पॉलिटिक्स डिवाइडेड रही है। कुछ लोग चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कुछ लोग क्लियरली इंडिपेंडेंस की तरफ झुकते हैं। 1990s के बाद ताइवान फुल डेमोक्रेसी बन गया, फ्री इलेक्शंस, ओपन मीडिया, पॉलिटिकल फ्रीडम। और यही चाइना के लिए अनकंफर्टेबल बात है क्योंकि ताइवान एक एग्जाम्पल बन गया है, एक चाइनीज कल्चर वाली सोसाइटी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रही है। बीजिंग को डर है कि अगर ताइवान ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे तो वो चाइना के टेरिटोरियल क्लेम का परमानेंट चैलेंज बन जाएगा। इसलिए चाइना ने मिलिट्री प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ाया। फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस जोन के पास रेगुलरली एंटर करते हैं। नेवल एक्सरसाइजेस ताइवान स्ट्रेट में होती रहती है। मिसाइल ड्रिल्स पब्लिक सिग्नल के साथ कंडक्ट की जाती है। ये सब एक साइकोलॉजिकल मैसेज है, हम ताइवान को भूले नहीं है। 1995 से 1996 का ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। ताइवान के प्रेसिडेंट ने यूएस विजिट किया, चाइना ने ताइवान के पास मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए, टेंशंस रैपिडली बढ़ गई। अमेरिका ने रिस्पांस दिया, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स रीजन में भेज दिए। मैसेज क्लियर था, अगर चाइना फोर्स यूज करेगा तो यूएस साइडलाइन पर नहीं खड़ा रहेगा। तब से एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसे स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी कहते हैं। अमेरिका ऑफिशियली ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता, लेकिन ताइवान रिलेशन एक्ट के थ्रू यूएस ताइवान को डिफेंसिव वेपन सप्लाई करता है। यानी यूएस ने ओपन सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटरेंस मेंटेन किया। इस एम्बिगिटी का पर्पस सिंपल है, चाइना को अटैक से रोकना और ताइवान को फॉर्मल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से डिस्करेज करना। एक डेलिकेट बैलेंस जो अब तक वॉर को रोक कर रखा हुआ है। अब आते हैं 21st सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, सेमीकंडक्टर्स। ताइवान वर्ल्ड का लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग हब है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाता है। स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, मिलिट्री हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स, सब इन्हीं चिप्स पर डिपेंड करते हैं। अगर ताइवान कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को मैसिव शॉक लगेगा। कोविड के टाइम जब चिप शॉर्टेज हुआ था तब दुनिया ने देखा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। चाइना भी एडवांस चिप प्रोडक्शन में फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यूएस भी ताइवान पर हेविली डिपेंडेंट है। इसलिए ताइवान सिर्फ पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सेंटर
पॉइंट है। इसी वजह से इसे कभी कभी सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ताइवान की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसकी सिक्योरिटी का पार्ट बन चुकी है। शी जिनपिंग के एरा में चाइना ओपनली कह चुका है रीयूनिफिकेशन इनएविटेबल है। चाइना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन फास्ट पेस पर कर रहा है। नेवी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्लीट्स में से एक बन चुकी है। मिसाइल सिस्टम्स हाईली एडवांस्ड हो चुके हैं। यूएस ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर फोकस बढ़ा दिया है। अलायंसेस स्ट्रेंथन हो रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, साउथ कोरिया, क्योंकि अगर ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला गया तो फर्स्ट आइलैंड चेन ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? चाइना का नेवल रीच पैसिफिक ओशन में और डीप हो जाएगा। यूएस के अलाइज को डायरेक्ट प्रेशर फील होगा। रीजनल पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। ये सिर्फ आइलैंड का इशू नहीं, ये एशिया पैसिफिक डोमिनेंस का क्वेश्चन है। इसलिए ताइवान स्ट्रेट को एक्सपर्ट्स मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक और एंगल है, इकोनॉमिक वॉर। यूएस ने एडवांस चिप टेक्नोलॉजी पर चाइना के अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स टाइटन किए गए हैं। चाइना अपनी सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटेजी को पुश कर रहा है, यानी मिलिट्री टेंशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी राइवलरी भी चल रही है। अगर ताइवान पर कंट्रोल मिलता है तो चाइना को हाई एंड चिप इकोसिस्टम पर डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है। यह ग्लोबल टेक लीडरशिप को शिफ्ट कर सकता है। इसलिए ये डिस्प्यूट सिर्फ बॉर्डर का नहीं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी डोमिनेंस का भी है। इंडिया ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, लेकिन इंडिया और ताइवान के ट्रेड टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन पर डिस्कशंस चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स ग्रेजुअली ग्रो हो रही है। अगर ताइवान स्ट्रेट में कन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट्स होंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट सप्लाई चेन डिसरप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी टेंशन बढ़ेगी। इंडिया को अपनी नेवी और मैरीटाइम स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। तीसरा इम्पैक्ट चाइना का फोकस टेम्पोररीली ईस्ट साइड पर शिफ्ट हो सकता है। इस सिचुएशन में इंडिया को अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अलर्ट रहना होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी है। ग्लोबल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई करना चाहती है। इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। अगर इंडिया स्मार्ट पॉलिसी बनाता है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। इंडिया का लेसन सिंपल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करो, लेकिन किसी कैंप में फुल्ली अलाइन ना हो, लेकिन अपनी प्रिपेयर्डनेस हाई रखो। ये क्राइसिस रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी। एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं चाइना इकोनॉमिक कॉस्ट को देखकर इमीडिएट वॉर अवॉइड करेगा। चाइना की इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से डीपली कनेक्टेड है। कुछ एनालिस्ट बोलते हैं नेशनलिज्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एम्बिशन फ्यूचर में रिस्क बढ़ा सकती है। ताइवान अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। लार्ज कन्वेंशनल वॉर के बजाय एसिमेट्रिक डिफेंस पर फोकस कर रहा है। मोबाइल मिसाइल सिस्टम्स, कोस्टल डिफेंस, साइबर कैपेबिलिटी, यूएस आर्म्स सेल्स कंटिन्यू कर रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी फ्रिक्वेंट हो रही है। टेंशन हाई है लेकिन अभी तक कंट्रोल में है। लेकिन एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन भी सिचुएशन को रैपिडली एस्केलेट कर सकती है। हिस्ट्री हमें बताती है कभी कभी वॉर्स प्लानिंग से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होते हैं। इसलिए ताइवान स्ट्रेट दुनिया का सबसे सेंसिटिव प्रेशर पॉइंट बन चुका है। चाइना ताइवान डिस्प्यूट सिर्फ टेरिटरी का फाइट नहीं, ये हिस्ट्री का अनफिनिश्ड चैप्टर है। ये आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी का क्लैश है। ये डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस मॉडल का कंपैरिजन है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 21वीं सेंचुरी का पावर ट्रांजिशन का टेस्ट केस है। अगर चाइना पीसफुली राइज करता है तो ताइवान का सॉल्यूशन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से आ सकता है। अगर पावर कंपटीशन एग्रेसिव डायरेक्शन में जाता है तो ताइवान फर्स्ट मेजर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। इसलिए ताइवान स्ट्रेट को समझना फ्यूचर को समझना है, क्योंकि कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉर्म सबसे छोटे आइलैंड के आसपास तैयार होता है और ताइवान वही आइलैंड है।